नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए, प्रगतिशील समाज के लिए और समाज कल्याण के लिए। तो आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद है एसजीआर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूएस रावत सर। बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। धन्यवाद आपको यहाँ पधारने के लिए। हमारे विश्वविद्यालय में आपका स्वागत और अभिनंदन जी। तो रावत जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूँगी कि आजकल आप देख रहे हैं, आप शिक्षा से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, तो उत्तराखंड में शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हम योजनाएं उत्तराखंड में ला सकते हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, उत्तराखंड में शिक्षा का एक हब ऑलरेडी हमारे पास है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जाने जाते हैं। लेकिन आजकल जो एजुकेशन की पॉलिसी है, आपको पता है कि एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो 2020 में निकला था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन एजुकेशन में हो गए। इसमें मूल रूप से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। लेकिन उससे मेन जो एम्फेसिस हम लोग दे रहे हैं वो है रोजगार पूर्वक एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो हमारे चरित्र निर्माण की चीज़ें हैं, एथिक्स है, वैल्यू है, बोली भाषा है, रहन सहन है, उनका समावेश शिक्षा के साथ किया जाए, तो इसका एक मूलभूत जो है एक आप कह सकते हैं कि परिवर्तनशील पहलू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए कि अब भारत सरकार ने भी और उत्तराखंड सरकार ने भी, उनका यह है कि प्रत्येक जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे, विशेषकर हमारे जो फीमेल गर्ल्स हैं, वो अधिक संख्या में अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पेशली हायर एजुकेशन लेवल की जो शिक्षा है, उसमें पहले आप जैसे था कि जब आप डिग्री करते हैं तो आपको 3 साल लगातार रहना पड़ेगा, और जब तक आप 3 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसमें परिवर्तन किया गया है। अगर आप 1 साल, सपोज आपने बीएससी बीए में एडमिशन लिया है और किसी कारणवश आप छोड़ दें या आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते, कोई भी आपकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, कोई और भी ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आप आगे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं। आपको जो है उसमें 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट कोर्स का प्रयोजन है। सिमिलरली अगर 2 साल बाद अगर आप छोड़ रहे हैं, तो 2 साल के बाद अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तो आपको 2 साल के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 3 साल के बाद आपका उस कंसर्न सब्जेक्ट में डिग्री मिल जाएगी। ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो फ्लैक्सिबिलिटी एजुकेशन में लाना एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन एक उद्देश्य रहा है, जो कि सभी लोगों को मिलना चाहिए। सिमिलरली एक चॉइस बेस्ड स्टडी सिस्टम आपने किया है, हमारे भारत सरकार ने किया है, और स्टेट भी उसको अप्लाई कर रही है। तो सपोज बच्चा 1 साल हमारे यहाँ किसी भी कोर्स में उसने एडमिशन लिया है और उसके पेरेंट्स वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल बॉम्बे हो जाते हैं, कलकत्ता हो जाते हैं, तो उसने जितने भी यहाँ पर क्रेडिट कोर्स उसने अर्जित किए हो, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। वो दूसरे यूनिवर्सिटी में जा कर के उसके क्रेडिट कोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहाँ उसके जुड़ जाएंगे, तो उसका भविष्य खराब नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार का भी उद्देश्य रहा है कि समान शिक्षा का लाभ सबको मिले, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, और प्रत्येक जिले में जो है नियर फ्यूचर में जो है एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की परिकल्पना रखी गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है लोकल लैंग्वेज को, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, उसको भी हायर एजुकेशन में उसको इन्वॉल्व करना है। जैसे आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों को जिस क्षेत्र में आप हैं, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ की भाषा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए हमारे गुरु रामराय विश्वविद्यालय में अपने यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा का एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोला है, ताकि लोग यहाँ आए, अपनी भाषा का उनको ज्ञान हो, गढ़वाली का ज्ञान हो, कुमाऊनी का ज्ञान हो, और लोकल दूसरी भाषाएं जो अंसारी है या जितने भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको हम लोग यहाँ पर एक उस भाषा के रूप में उनका पठन पाठन कार्य शुरू करें। रावत जी, जिस तरह से आपने अभी हमें बताया कि आपने अपने विश्वविद्यालय में एक जैसे गढ़वाली बोली है, उसको भी साथ साथ उसका एक कोर्स जो है वो शुरू किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड की संस्कृति के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए कि आप अपनी भाषा को आम लोगों में या बाहर से आने वाले लोगों में भी बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं कि हाँ, ये हमारी बोली है। तो ये आइडिया या ये सुझाव आपके दिमाग में या यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से इसको शुरू किया है, ये कहाँ से आया? देखिए, लोकल भाषा का, क्षेत्रीय भाषाओं का एक अपना रोल होता है।
क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखा हूँ, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं ट्रीटमेंट करने के, वो दूर दराज के आते हैं, गढ़वाल के आते हैं, तो जब तक वो डॉक्टर जो है उनकी भाषा नहीं समझ पाएगा तो नेचुरली उनका एक सही डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके। तो इसलिए अगर हमारे डॉक्टर जो MBBS में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसका इंट्रैक्शन जो है मरीज के साथ अच्छा हो और उसको अपने डायग्नोस करने में या उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखने में जो है कठिनाई महसूस न हो, सही प्रकार का उसको डायग्नोस कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, सपोज गढ़वाल के टीचर हैं या कुमाऊँ के टीचर हैं या बाहर के टीचर हैं, दूसरे प्रदेशों के टीचर यहाँ पर आते हैं, तो हमारे लोकल संस्कृति के बारे में उनको पता होना चाहिए। यहाँ की संस्कृति, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें लोकल गढ़वाली भाषा में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर वो सीख जाए उस भाषा को तो एक आदान प्रदान अच्छे ढंग से हो सकता है। इसीलिए इसका एक पक्ष रखा गया है कि लोकल भाषा को जो है, क्षेत्रीय भाषा को जो है उसको मेन स्ट्रीम में उसकी जगह मिलनी चाहिए, और जिसके लिए हम लोगों ने हायर एजुकेशन के उसमें प्रयास किया है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि युवाओं में, या हम देखते हैं आजकल के युवा जो हैं वो नशे की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और आप उत्तराखंड में देख पा रहे हैं कि गलियों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं नशे के आदी इस वक्त हो चुके हैं। तो इसका कारण आप किस चीज़ को मानते हैं, और क्या सुझाव आप देंगे कि नशा जो खोरी है वो बच्चे ना करें, नशा ना करें? देखिए, इसका मेन कारण जो मुझे जो लगता है, एक तो जो पाश्चात्य हम लोगों का कल्चर आ गया है इंडिया में, हम लोग बाहरी देशों की जो कल्चर को देखते हैं, तो हमारे बच्चे जो है किसी इग्नोरेंस के कारण, चाहे उनके पेरेंट्स उनको ठीक ढंग से गाइड नहीं कर सकते हैं, या अपने बच्चों के जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर उनका मॉनिटर नहीं होता है। सपोज बच्चा स्कूल जा रहा है तो पेरेंट्स को होना चाहिए बच्चा स्कूल गया नहीं गया, मेरा बच्चा, उसका इंटरेक्शन वहाँ के टीचरों से होना चाहिए, वहाँ के प्रिंसिपल से होना चाहिए, कोई उसमें बैड हैबिट तो अप्लाई नहीं कर रहा है। तो अगर उसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने बताया कि माता पिता से लेके, शिक्षक से लेके सभी को बच्चों पर ध्यान रखना होगा, तभी ये जो दिक्कतें हैं उससे निजात मिल पाएगी। वहीं अगर हम समाज की बात करें, समाज के कल्याण की बात करें, तो समाज कल्याण से आप क्या समझते हैं? कि समाज कल्याण से हमसे समाज का उत्थान किस प्रकार से हो, एक समाज, स्वस्थ समाज का निर्माण से मेरा उससे एक मतलब है। और स्वस्थ समाज का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे आपको पहलू को मुझे उसमें आपको प्रकाश डालना होगा। सामाजिक पहलुओं को एक देखिए तो समाज, स्वस्थ समाज में शिक्षा का बड़ा रोल है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप उस दिशा को, समाज को और अच्छे तरह से आगे ले जा सकते हैं। तो उसमें स्वस्थ समाज की परिकल्पना, आपका शिक्षा होना चाहिए, आपके स्वास्थ्य संबंधी आपके पास फैसिलिटीज होने चाहिए, रोजगार के अवसर होने चाहिए। जब तक आपको रोजगार के अवसर नहीं हो तो आप स्वस्थ समाज का एक परिकल्पना नहीं कर सकते। मेरा रोजगार के अवसर से मतलब केवल नौकरी देना नहीं है कि आप केवल नौकरी दे के आप रोजगार उत्पन्न कर सकते, नहीं। आप अच्छी शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों को रोजगार पूर्वक एजुकेशन को देने के बाद उनको अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। जो आजकल हमारे स्किल डेवलपमेंट की अवधारणा है, ये है स्टार्टअप इंडिया की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये सब इसी की अवधारणा है कि आप अपने पाँव पर खड़े हो, नौकरी के ऊपर आप निर्भर मत रहे, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। और आने वाला समय जो है, जो चाहे हमारी कंट्री की हो या दूसरी कंट्री को, वो धनाढ्य देश कौन कहलाएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अच्छे नॉलेज होगा। जो युवा जो है, नॉलेजेबल युवा जहाँ होंगे, वो सबसे शक्तिशाली देश के ऊपर से रूप में विकसित होकर के आगे आएगा। बजाय कि उसके पास कितना डॉलर है या कितना यूरो है, वो सेकेंडरी चीज़ हो जाएगा आने वाले देशों में। और इस दिशा में भारत तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देखते हैं हमारे यहाँ के बहुत सारे, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, काफ़ी अच्छे विश्व पटल पर उन्होंने अपना नाम किया, केवल अच्छी एजुकेशन के कारण। जिस तरह से अभी हमारी ही, आपकी ही यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, वो IAS के लिए चुनी गई है, तो ऐसे छात्र जब आपकी यूनिवर्सिटी से आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, और किस तरह की आपको क्या संदेश आप और स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, IAS छात्रा जो चुनी गई हैं उसको देखते हुए? देखिए, छात्रा का IAS में चुनना हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और हम मिले भी थे, हमने उसको
सम्मान भी दिया था। जी तो इसके 3-4 पहलू होते हैं। एक तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके जो गुणात्मक शिक्षा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है गुरु रामराय विश्वविद्यालय जो है गुणात्मक शिक्षा देने के प्रति जो है एक आगे अग्रसर होते जा रहा है। जिस तरह से आज हमने आपसे बात की, तो आइपा ये जो मुहिम चला रही है कल्याणकारी समाज के लिए, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इसके लिए, और आपको कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करते हैं। जो आपने प्रश्न पूछे बहुत ही जमीनी तह से जुड़े हुए प्रश्नों का आपने आदान प्रदान किया है। जी। और ये समाज के लिए भी, किसी भी एजुकेशन के लिए भी, नवयुवकों के लिए, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आपका ये प्रयास जो होगा वो देश के लिए, प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जी जिस तरह से आइपा फाउंडेशन है वो समाज कल्याणकारी योजनाओं के लिए बात करती है, राजनीति के लिए बात करते हैं प्रगतिशील, तो आपके कुछ पर्सनल सुझाव जो आप हमें देना चाहेंगे कि हम आगे भी उनके साथ आगे चलते रहें, क्या होंगे? देखिए, मुझे आपके 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने जो नशा मुक्ति वाली बात की है वो बहुत ज़रूरी है आजकल। तो एक आपको सुझाव यह है कि आप अपने जो आपका एक्सपीरियंस है समाज के साथ साथ आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ काउंसलिंग कराइए बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में। ज़रूरी नहीं कि आप प्रत्येक महीने करें, आप 2 महीने में कर सकते हैं या 3 महीने में कर सकते हैं। आप एक यूनिवर्सिटी को पिकअप कर लीजिए या हायर एजुकेशन की जो और सेंटर्स हैं कॉलेज को पिकअप कर लीजिए और वहाँ पर उनको जो है एक काउंसलिंग कराइए छात्रों का। तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग के द्वारा छात्र जो है बहुत अच्छी तरह से आपके कांटेक्ट में आ सकता है। सेकेंडली आप फैकल्टी से भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी हमारे टीचर हैं कि उनको क्या करना है। सपोज कोई अपना लेक्चर दे रहा है तो ठीक है, आपका लेक्चर समाप्त हो गया, आप 2 मिनट उनको जो है इस ऐसे जितने भी जिससे हमारे छात्रों की प्रवृत्ति विपरीत दिशा में जा रही है उसमें अपना एक संदेश दें। मुझे लगता है वो टीचर को फॉलो करना, तो ये काफ़ी अच्छा जब ऐसा हो जाएगा। समाज में भी जो एक रोल होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि आपका इवन शादियों में भी जो कॉकटेल पार्टी वगैरह होती है वो भी एक कारण है, उसको भी अवॉइड होना चाहिए, उसको भी कम करना चाहिए। और अगर करते हैं तो ठीक है, उसको कन्फाइंड मैनर में करें, पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन युवकों के सामने नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि युवक आपको देखेंगे फिर आपके आचरण को वो दोहराने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिसको कि हमें प्रतिबंध करना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके बाद हमारा युवा जो है बिल्कुल विकास की तरफ अग्रसर होगा, उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। तो ये थे हमारे साथ यूएस रावत जी, जिन्होंने ये कहा कि अगर हम अपनी संस्कृति पर ध्यान देंगे, युवाओं को संस्कृति के लिए आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं को ये बताना कि अपनी संस्कृति से जुड़कर वे कितने आगे बढ़ पाएंगे और कितना अधिक भविष्य में वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। मेरे साथ इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।